नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम देखेंगे आज ज्योग्राफी में नया टॉपिक, उसका नाम है भू संतुलन। आइसो स्टेट क्या होता है? आइसो स्टेट। इससे पहले मैंने आपको भू अभिनति पढ़ाया है, भू संचलन पढ़ाया है, अब बारी है भू संतुलन की। आप क्या पढ़ रहे हैं? जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इसमें टॉपिक है आपका भू संतुलन, आइसो स्टेट। तो पृथ्वी क्या है, देखिए यहाँ पे पृथ्वी पे अलग अलग भू आकृति है। भू आकृति में क्या क्या है? पर्वत है, पठार, फिर है मैदान, समुद्र का बेसिन। कैसे हैं इसकी आकृति? तो पर्वत की ये है, पठार ऐसे आइए, ये सीधा, फिर मैदान ऐसे आइए थोड़ा, और फिर ऐसे समुद्र का। तो मान लेता हूँ मैं, इस तरीके की है, ये पठार हो गया आपका, और ये मैदान है, और ये समुद्र का गर्त है, बेसिन। तो पर्वत, पठार, ये मैदान, और ये समुद्र का बेसिन, ये सब संतुलन में, यही है भू संतुलन की। भू आकृति में जितने भी आपको स्थलाकृति दिखाई दे रही है, वो संतुलन में कैसे है, क्यों संतुलन में है? जब पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम पूर्व से और घूर्णन कर रही है, घूम रही है। तो घूर्णन करने के साथ, जैसे मान लेता हूँ ये पर्वत है, तो इससे कट के गिर जाना चाहिए था, इस साइड, इस साइड। इसी तरीके से पठार इसे पलट जाना चाहिए था, ऐसे हो जाना चाहिए था। मैदान को भी उलट जाना चाहिए था। जब पृथ्वी घूम रही है, तो उसके साथ में विभिन्न भू आकृति कैसे संतुलन में है? पृथ्वी के घूर्णन के साथ ये सब घूमने चाहिए थे, पर्वत को टूट के गिर जाना चाहिए था, पठार को भी पलट जाना चाहिए था, मैदान को पलट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ आखिर कारण है, नियम है या सिद्धांत है, जिसके आधार पर भू आकृति में पर्वत, पठार, मैदान, बेसिन, झील, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं भू आकृति, वो संतुलन में है पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के घूर्णन के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो क्या बोलेंगे? जो पृथ्वी का घूर्णन है, उसके साथ में क्या है? संतुलन में है, बराबर है। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन का ये जो स्थलाकृति है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जस के तस है। तो इसी को देखना हमें। इसमें दो सिद्धांत हैं, जो दो जियोग्राफर है, इन्होंने इसे स्पष्ट किया है। तो इन्हीं का कंसेप्ट हमको पढ़ना है, भू संतुलन। सबसे पहले है प्राट, प्राट का कंसेप्ट। तो दो जियोग्राफर जो आइसोस्टे के बारे में बता रहे हैं, उनका नाम याद रख लीजिए फिलहाल। फर्स्ट नंबर पे है प्राट, सेकंड नंबर पे है एरी। ये है, यह है ये एरी, यह री, एरी। देखिएगा, एक है प्राट है, दूसरा है एरी। तो इनका एक कंसेप्ट पढ़ना है, भू संतुलन से संबंधित। और दूसरा एरी से, जॉर्ज एरी। तो इनका कंसेप्ट पढ़ना है, ये दोनों का भू संतुलन से संबंधित कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग प्राट का देखते हैं। प्राट महोदय का कंसेप्ट क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? आर्क डिक्कन प्राट, आर्क डिक्कन प्राट। इन्होंने भू संतुलन से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको प्राट का पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग एरी देखेंगे। तो इनका भू संतुलन आइसोस्टेट थ्योरी क्या कहलाता है? प्राट का कहना है पठार, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र के बेसिन, ये बेसिन, ये एक आइसोस्टे में है, संतुलन में है। कैसे संतुलन में? देखिए, पर्वत है, इसकी ऊंचाई पठार से अधिक रहती है, ये पठार,
तो पर्वत की ऊंचाई पठार से अधिक है। जब पर्वत अधिक ऊंचा है तो इसकी डेंसिटी कम है। जो भाग जितना ऊंचा उठा है उसकी डेंसिटी उतनी कम है। तो पर्वत की ऊंचाई पठार से अधिक है, पठार की ऊंचाई मैदान से अधिक है, मैदान की ऊंचाई बेसिन से अधिक है। ये ऊंचाई का एक क्रम लगाए, ऊंचाई के अनुसार एक सीक्वेंस लगा लिए। सबसे अधिक ऊंचा पर्वत, इसके बाद है पठार ऊंचा है, मैदान ऊंचा है, फिर बेसिन है। अब ये ऊंचाई के अनुसार सीक्वेंस लगाने के बाद डेंसिटी का जो घनत्व है इसका क्रम उल्टा करना है। डेंसिटी घनत्व कैसे है, तो सबसे पहले बेसिन का डेंसिटी अधिक है, इसके बाद मैदान का, पुनः पठार का, फिर है पर्वत का। तो देखिए बोल रहे हैं ये जो भाग जितना ऊंचा उठा हुआ है वो उतना ही क्या है, अधिक कम डेंसिटी वाला है। अर्थात यहाँ पे घनत्व और ऊंचाई के बीच में व्युत्क्रम का संबंध है, एक दूसरे के उल्टा है। व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या है, इनवर्सल संबंध है, उल्टा है। इसको और कर लीजिए सिंपल भाषा में, ये अगर घनत्व अधिक है तो ऊंचाई कम है। तो ऐसे लिख सकते हैं प्राण का सीधा सीधा कंसेप्ट, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सल, उल्टा। जो भाग डेंसिटी अधिक रखता है उसकी ऊंचाई कम है, जिस भाग की ऊंचाई अधिक है उसकी डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे ऊंचाई पर्वत की अधिक है लेकिन पर्वत की डेंसिटी कम है क्योंकि हल्का है, उठा हुआ है। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल देते हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप। ये समझा रहे हैं कि आप चार धातु लीजिए, जो धातु है धातु के चार टुकड़े लीजिए अलग अलग। तो क्या क्या ले रहे हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं ये लोहा लीजिए, एंटीमनी, लोहा, एंटीमनी, जिंक बोल रहे हैं ये जस्ता, और सीसा। ये चार धातु के टुकड़े लिए, इसे एक पात्र में रखिए, बर्तन में। लोहा, एंटीमनी, जिंक और सीसा, चार जो धातु के टुकड़े लिए हैं बोल रहे हैं इनका भार समान है, एक समान भार के हैं। अगर 1 किलो लेना है, सबको 1-1 किलो मान लीजिए, तो भार बराबर है, लेकिन भार बराबर है, डेंसिटी में अंतर है। और इन्हें एक पारे से भरे बर्तन में रख दीजिए। ये पारे से भरे बर्तन में रख दीजिए। भार क्या है इनका, एक समान है, तो बोल रहे हैं पारे से भरे बर्तन में रखा जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो एक समान जैसे लोहे का टुकड़ा, तो बोल रहा है देखिए एंटीमनी सबसे हल्का है, ये सबसे ऊंचा जाएगा, डेंसिटी कम है इसकी, सबसे ऊंचा। लोहे का भार क्या है, भार सबका है, डेंसिटी इसकी लोहे की अधिक है, तो ये सबसे नीचे जाएगा। लेकिन ये जो पारे के भरे बर्तन है एक समान स्तर पे डूबे रहते हैं, समान स्तर पे हैं। अर्थात पारे से भरा बर्तन में इनको रख दिया जाए, चार अलग अलग धातु के टुकड़े को, तो इनका भार समान होने के बाद भी डेंसिटी में अंतर है। घनत्व में अंतर आने के कारण ये जो है पारे से बाहर है, और कितना बाहर है तो उसकी डेंसिटी पे निर्भर करता है। एंटीमनी सबसे अधिक भार है, तो इसका मतलब है इसकी डेंसिटी सबसे क्या है, कम है। तो एंटीमनी जो सबसे ऊंचा उठा दिखाई दे रहा है आपको, इसकी डेंसिटी सबसे कम है। लोहा जो आपको अधिक अंदर दिखाई दे रहा है, तो क्या है, भार तो समान है लेकिन इसकी डेंसिटी अधिक है। तो इसका मतलब ये बेसिन बन जाएगा और ये पर्वत बनेगा, एंटीमनी। तो ये एक डायग्राम से और चार धातु के टुकड़े को लेके प्रयोग कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अध स्तर, इसका नाम दे रहे हैं, जो ये स्तर है पारे से, ये पूरा मान लीजिए ये। तो बोल रहे हैं अध स्तर है ये, अध स्तर अर्थात पृथ्वी का सेकेंड वाला जो परत है, मेटल समझ लीजिए। तो
अर्ध स्तर में एक समान स्तर तक जाते हैं। अर्ध स्तर की जो डेंसिटी है इससे अधिक होती है। जो पृथ्वी का क्रस्ट है, ये बोलना चाह रहे हैं कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है ये अर्ध स्तर में एक समान गहराई तक प्रवेश करता है, समान स्तर तक जाता है मेटल में। ठीक है, तो क्रस्ट मेटल में एक समान स्तर तक जाता है। अर्ध स्तर की डेंसिटी क्रस्ट से अधिक है तो अर्ध स्तर नीचे आएगा और क्रस्ट जो है इसके ऊपर बने रहेंगे। इस तरीके से ये एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि जो भाग जितना ऊंचा है उनकी डेंसिटी क्या है, उतनी जो भाग जितना ऊंचा है उनकी डेंसिटी उतनी अधिक है, और जो भाग कम है, और जो भाग जितना उल्टा करिएगा कि कम ऊंचा है उसकी डेंसिटी अधिक है। तो डेंसिटी और ऊंचाई को एक चार्ट के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं। इसी तरीके से पर्वत, पठार, मैदान, बेसिन के बीच एक संबंध है, तो अर्ध स्तर में एक समान स्तर तक जाते हैं। अब अर्ध स्तर की डेंसिटी कितने माने और क्रस्ट की डेंसिटी इन्होंने कितनी मानी, तो क्रस्ट ये जो बाहर वाला है ये सारा क्रस्ट हो गया। तो देखिए एक बार इसको अच्छे से, ये अर्ध स्तर दे रहे हैं, ये वाला भाग है पूरा अर्ध स्तर, जिसमें विभिन्न भू आकृति जो है एक लेवल तक जाते हैं। तो अर्ध स्तर की डेंसिटी बोल रही है ये 3.3 है। जो ऊपर वाला है जो भी आपको भू आकृति दिखाई दे रही है या सीधा क्रस्ट बोलिए, तो इस वाले पोर्शन की डेंसिटी कितनी है, 2.7 है। तो ये हल्का है घनत्व में, ये भारी है। इसके ऊपर एक समान स्तर तक मान लेते हैं यहाँ तक बना हुआ है, ये समान स्तर तक विभिन्न भू आकृति ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, ये 2.7 याद रखिएगा, डेंसिटी ये कम है, हल्का है। विभिन्न स्तर तक मतलब स्तर एक समान तक है ऐसे करके। तो अर्ध स्तर की डेंसिटी में 3.3 का, और एक लेवल तक आते हैं जहां तक ये आ रहे हैं ये स्तर, इस स्तर को इन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ लेवल कंप्रेशन, अर्थात स्तर का नाम इन्होंने हिंदी में दिया है क्षतिपूर्ति का तल। क्षतिपूर्ति का तल। तो इस तल तक सब इक्वल आते हैं, ना तो कोई नीचे जाता है ना तो कोई ऊपर रह जाता है। एक क्षतिपूर्ति का तल तक ही सभी भू आकृति आते हैं। इस तरीके से भू आकृति अर्ध स्तर में बंधे हुए हैं एक लेवल स्तर तक। और नियम क्या बोल रहे हैं, जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसकी डेंसिटी कम है, जो भाग अधिक नीचे डूबा है तो उसकी डेंसिटी क्या है, उतनी अधिक है। और आप समझाएंगे लोहा एंटीमनी जिंक को लेके कि लोहा की डेंसिटी क्या है, तो शीशे से जैसे इससे भी भारी है तो अधिक अंदर तक जाएगा, जिंक से ही भारी है, सबसे अधिक भारी है तो सबसे अधिक गहराई में जाएगा। क्योंकि भार बराबर है लेकिन डेंसिटी में अंतर आता है। डेंसिटी क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि आयतन में मात्रा, तो मात्रा कितनी है आयतन में, निश्चित है लोहे का डेंसिटी अधिक है। तो ये हो गया प्रांड का सिद्धांत, जिसके आधार पर इन्होंने भू संतुलन सिद्धांत दिया कि इस तरीके से पूरा भू आकृति पृथ्वी के घूमने के साथ ही बने हुए हैं। तो क्षतिपूर्ति का तल का बात कर रहे हैं, ये ऊंचाई और डेंसिटी के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बता रहे हैं। अब हमारे सामने है एरी, उनका क्या विचार है। इनका क्या कंसेप्ट है, इंग्लैंड के जियोग्राफर है। एरी का कहना है, देखिए ये लॉ ऑफ लेवल कंपेंसेशन में बात न करके लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन अर्थात तैरना, तैराव का नियम।
तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में विश्वास करते हैं, तैराव का नियम बोल रहे हैं कि हर चीज जो भू आकृति है वो तैरती है। जैसे इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल में लकड़ी के 4 टुकड़े लिए, लकड़ी के 4 टुकड़े को लिया, उन्होंने धातु के टुकड़े लिया था, एरी ने प्रैक्टिकल करने के लिए लकड़ी के 4 टुकड़े को लिया और इनको जल में डाल दिया। तो लकड़ी के टुकड़े अलग अलग आकार के थे। देखिए, तो लकड़ी के टुकड़े इन्होंने क्या किया, 4 अलग अलग लकड़ी के टुकड़े को लिया, जल में डाल दिया। तो भार को एडजस्टमेंट करने के लिए, ये सबका एक भार है, सबका अलग अलग भार है। यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि भार जो है अलग अलग है। अब लकड़ी के जो टुकड़े हैं, इसको जल में बने रहने के लिए, अपने वजन को संतुलन में बनाए रखने के लिए उतना अधिक जल के अंदर जाना पड़ा। तो जल के अंदर जा रहे हैं। अगर भारी लकड़ी है तो अधिक गहराई तक जाएगा, ये सबसे भारी लकड़ी है। तो भारी लकड़ी है, ये सबसे अधिक जल के अंदर गया। पुनः इससे हल्की है तो ये गया, सबसे हल्की ये है तो सबसे ऊपर रह गया। तो ये उल्टा बोल रहे हैं। ये एक स्तर नहीं बोल रहे कि सभी एक समान स्तर तक हो, प्राण बोल रहे हैं एक स्तर ही तक जाते हैं, लेकिन इनका स्तर तो बिल्कुल अलग अलग है। फिर और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लकड़ी के 4 टुकड़े को तो ऐसे आप डाल के देख लीजिए, वजन के हिसाब से जल में अलग अलग डूबते हैं। सेकंड बोल रहे हैं कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, आर्किमिडीज का जो तैरने का सिद्धांत है, तैराव का सिद्धांत, कि जैसे गिलास है, सॉरी तालाब है, तालाब में कोई भी चीज तैर रही है तो क्या करती है, अपने द्रव्यमान के बराबर जल को हटाती है। जो द्रव्यमान हटता है, मान लेता हूँ कोई भार था इसमें गया पानी के अंदर, तो ये भार जो है अपने द्रव्यमान के बराबर जल को निकाल रही है। ठीक है, तो जितना अधिक द्रव्यमान को निकालेगी उतना अधिक तक जल के अंदर रहेगी। फिर इसी तरीके से और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो बर्फ है, बर्फ का 9वां हिस्सा, ये मान लेते हैं बर्फ है इसमें, तो बर्फ का 9वां हिस्सा जल में है। ये बर्फ, तो बर्फ का 9/10 जल में है और 1/10 क्या है, जल से बाहर रहता है। तो बर्फ पानी में तभी तैर रहा है जब इसका 9वां हिस्सा पानी के अंदर हो। इसी प्रकार से कोई भी नाव जब तैर रही है या कोई आदमी तैर रहा है तो अपने द्रव्यमान के बराबर जल को निकाला हो। अगर हल्की नाव होगी तो जल के ऊपर रहेगी, भारी नाव होगा तो जल के अंदर जाएगा अधिक गहराई तक। ठीक है, बिल्कुल होगा। नाव के ऊपर डिपेंड करता है कि नाव किस तरीके की है। तो ये अधिक गहराई तक नाव जाएगा कि कौन सा जाएगा, ये बिल्कुल कम गहराई तक नाव जाएंगे पानी में, ये अधिक गहराई तक जाएंगे क्योंकि बड़ी नाव है, भार अधिक है। तो ये एक लेवल स्तर का लॉ, लेवल ऑफ कंपेंसेशन में विश्वास नहीं करते, बल्कि तैराव का विश्वास करते हैं कि तैरने वाले नियम पे आधारित है जो भी भू आकृति बनी है। अगर हिमालय पर्वत है, इतनी ऊंची है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं अगर हिमालय माउंटेन है, तो हिमालय 8.5 किलोमीटर का है, 850, मतलब 8850 मीटर का हिमालय है। अगर इतना हिमालय है, इसका 8वां 9वां हिस्सा अंदर कर दिया जाए धरातल के, तभी हिमालय जो है बने रह पाएगा, अदरवाइज हिमालय का बने रहना असंभव है। ठीक है, तो इसका मतलब है 8850 मीटर, मतलब 8 साढ़े 8 किलोमीटर, आप याद रखिए कि हिमालय की ऊंचाई है। तो इतना तक हिमालय बना हुआ है, इसका मतलब है 9 गुना मल्टीप्लाई करके इसकी जड़ें अंदर तक करिए, तो जो भी भू आकृति है उसकी एक जड़ें हैं। ठीक, वो मिटा के फिर समझाता हूँ मैं आपको। क्या बोल रहे हैं कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसकी जड़ें उतनी अधिक गहराई तक है। अगर हिमालय एक माउंटेन है मान लेते हैं, तो ये उतना ही अधिक क्या है, तो
अर्ध स्तर में डूबा हुआ है, अर्ध स्तर। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई अगर इसकी 8,850 मीटर है, तो इसमें 9 गुना अंदर में मल्टीप्लाई करना होगा। इसकी जड़ें हैं हिमालय की 8,850 मल्टीप्लाई 19, लगभग 71 किलोमीटर अंदर डूबा होगा अर्ध स्तर में। ये सारे अर्ध स्तर है, तो ये इसकी जड़ हो गई हिमालय की। तभी हिमालय संतुलन में रह सकता है, बने रह सकता है। अगर ऐसे रहता, मान लेता हूँ कि इतना ही तक रहता, कि यहाँ पे 8,850 मीटर हो गया और इसका 1 गुना रहता है, तब तो हिमालय क्या है, गिर जाता है ऐसे करके, फिर डाउन हो जाता। तो हिमालय की जड़ें अधिक गहराई तक अर्ध स्तर में गई होगी, तभी ये हिमालय क्या है, बना होगा। तो सीधा सा बोल रहे हैं ये कि डेंसिटी सबका समान है। ये उल्टा कर रहे हैं पार्ट के, कि डेंसिटी सबकी समान है, लेकिन अर्ध स्तर में अलग अलग गहराई तक जाते हैं। और पार्ट बोल रहे हैं कि अर्ध स्तर में सभी एक समान जाते हैं। तो अर्ध स्तर क्या है, डेंसिटी 3.3, और क्रस्ट का जो भी है तो मान लीजिए 2.7। तो क्रस्ट क्या है, अर्ध स्तर के ऊपर तैर रहा है, अर्थात क्रस्ट मेटल के ऊपर तैर रहे हैं। थ्योरी के अनुसार तैराव का नियम है, यही लॉ ऑफ फ्लोटेशन के नियम पे आधारित है। तो तैराव के नियम पे इनका आधारित है। आप बोलेंगे क्रस्ट हल्का है, अर्ध स्तर में तैर रहा है, ये द्रव अवस्था में, लेकिन डेंसिटी इसकी क्या है, बहुत अधिक है, उससे अधिक है। फलस्वरूप क्रस्ट का जो भी भू आकृति है, अर्ध स्तर में अलग अलग गहराई तक डूबा हुआ है। ठीक है। तो अगर हिमालय ये बना लीजिए, पठार ये बना लीजिए, ये मैदान, और ये देखें। अब सारा क्या है, एक समान स्तर तक करिए तो इसकी जड़ें अधिक होगी, गहराई तक होगी। सही बना है, इसकी जड़ें कम गहरी है, इसकी जड़ें और कम गहरी, इसकी जड़ें और कम गहरी। ये सारे जड़ हैं, इसकी जड़ें, जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उतना ही अधिक गहराई में डूबा है, जो भाग जितना नीचा है उतना कम पानी में अर्थात अर्ध स्तर में डूबा हुआ है। क्या बोलेंगे, जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसकी जड़ें उतनी अधिक गहराई में है, जो भाग जितना नीचा है उसकी जड़ें उतनी कम गहराई में है। तो ये एरी और प्रांड का सिद्धांत है। अब सवाल है इन दोनों में अंतर का, एरी और प्रांड का जो कंसेप्ट है, इसमें बेसिक अंतर क्या निकल रहा है फंडामेंटल का, तो ये भी देख लीजिए एक बार, एरी और प्रांड का। ये दोनों जो भू आकृति से संबंधित, भू संतुलन से संबंधित जो कंसेप्ट दिए हैं, इसमें अंतर क्या बोल रहे हैं। तो प्राट का कहना है ये क्षतिपूर्ति का तल होता है, क्षतिपूर्ति का नियम एक लेवल है, उस लेवल पे ही सब कोई बराबर टिके रहते हैं, उस लेवल के नीचे कोई भी नीचे नहीं जाता है। तो क्षतिपूर्ति का नियम पे विश्वास करते हैं ये। और ये किस पे विश्वास करते हैं, क्षतिपूर्ति का नियम विश्वास न करके ठहराव के नियम, लॉ लेवल ऑफ फ्लोटेशन, ठहराव का नियम पे। अर्थात सबकी जड़ें अलग अलग गहराई तक है। कैसे, ये ऐसे, अभी जो डायग्राम बनाए थे, ये अधिक, मतलब ठहराव का नियम, जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उतनी अधिक गहराई तक गया हुआ, और एक लेवल बना रहे हैं अर्ध स्तर में, ये सारे एक ही लेवल तक डूबे हुए हैं। तो ये लेवल है, सब एक ही, ये स्तर है, इसी को ही क्षतिपूर्ति का तल बोल रहे हैं। तो दोनों में स्पष्ट अंतर है। सेकंड में क्या है, ये बोल रहे हैं कि डेंसिटी अंतर है, घनत्व अलग अलग होते हैं, घनत्व में अंतर है। ये बोल रहे हैं सभी भू आकृति का घनत्व एक ही समान है, समान घनत्व के होते हैं। तो देखिए, प्राट घनत्व में अंतर कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो भी है इन सारे की डेंसिटी एक समान है, वो बोल रहे हैं इन सब की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। इस तरीके से यही दो बेसिक अंतर है, इसको आप डायग्राम के साथ समझाइएगा, ज़्यादा नहीं है।
और कुछ विशेष टफ नियम भी नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। तो भू संतुलन की मैदान, पठार, पर्वत, ये सब एक संतुलन में है। कैसे संतुलन में है, तो आप जड़ मान लीजिए एरी के अनुसार, या तो आप रॉड के अनुसार एक स्तर मानिए जहाँ पे डूबे हैं। लेकिन इतना फिक्स है, आप जो भी पढ़ते आ रहे हैं कि क्रस्ट, क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट पहला वाला परत है पृथ्वी का, सेकेंड वाला जो है ये मेटल है। तो ये जो क्रस्ट है, पहला परत है, ये मेटल के ऊपर तैर रहा था, क्रस्ट जो है मेटल के ऊपर तैर रहे हैं। इतना तो फिक्स है। तो इसका मतलब है मेटल जो है द्रव अवस्था में है। ठीक है। अब आप एक समान स्तर तक बताइए या फिर स्तर में अंतर कर दीजिए, यही बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।